हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्थ फंडास। आज हम वापस स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में अबाउट द अपकमिंग मैनकाइंड फार्मा आईपीओ। जैसे कि हम बाकी पहले भी काफ़ी सारे अच्छी इन्वेस्टिंग टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं विद मैनकाइंड फार्मा आईपीओ। अबाउट मैनकाइंड, तो मैनकाइंड इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स और थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। इसने अपना डोमेस्टिक सेल्स इंक्रीज करा है 4.1% से 4.3%। और ये अमंग्स 10 लार्जेस्ट कॉर्पोरेट है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ग्रोइंग। तो कंपनी बिजनेस करती है इन टर्म्स ऑफ सेवरल एक्यूट एंड क्रॉनिक थेरेपेटिक एरियाज में, जस्ट लाइक एंटी इन्फेक्टिव्स, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रो, एंटी डायबिटिक, न्यूरो, विटामिन एंड ऑल। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब ऑल्सो। यहाँ पर आपको काफ़ी लेटेस्ट इन्वेस्टिंग अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, प्लस कौन कौन सी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, तो मैनकाइंड मार्केट वॉज वेटिंग सिंस लॉन्ग टाइम के अबाउट द बिग फार्मास्यूटिकल आईपीओ। जैसा कि अगर मैं ध्यान करता हूँ तो लास्ट 2 इयर्स में एक काफ़ी बड़ा आईपीओ आया है मैनकाइंड फार्मा का, जो कि 4,326 करोड़ का है। इसमें निवेश रहेगा 13,338 रुपये का मिनिमम फॉर 13 शेयर्स एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 1080 पर शेयर। इशू ओपन हुआ है 25 अप्रैल को क्लोज होगा 27 अप्रैल को एट अ प्रीमियम ऑफ 1089 पर शेयर। जो एच हैं, एच 2 लाख से ऊपर भी निवेश कर सकते हैं। देन क्यू अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में, तो क्यू का एलोकेशन नॉट मोर देन 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल का नॉट लेस देन 15%। रिटेल, जैसे आप जानना चाह रहे होंगे, रिटेल निवेशक के पास 35% का एलोकेशन है, जो कि 4,300 करोड़ के आईपीओ में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आईपीओ की डेट्स जान लेते हैं। आईपीओ स्टार्ट हुआ है 25 को, क्लोज होगा 27 को, फाइनलाइजेशन अलॉटमेंट 3 में। एंड देन आप कंसर्न होंगे लिस्टिंग के लिए। लिस्टिंग की एक्सपेक्टेड डेट है 8 मई को। डेट कैन चेंज ऑल्सो। तो मैनकाइंड या ग्रो हुआ है 12% से लास्ट 5 सालों में। कंपनी ने काफ़ी अच्छे मार्जिन मेंटेन करे हैं डिस्पाइट ऑफ हाई चैलेंजेस। पीयर्स की बात करें तो लिस्टेड कंपनीज में आपने कौन कौन सी कंपनीज के नेम देखे हैं, या फिर आपने कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए होंगे, जैसे अल्केम, अबॉट, सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस, टोरेंट। तो ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। देन इंडियन मार्केट्स ऑफ एमएनसीज में कौन कौन से फार्मा प्लेयर्स हैं, जो कि है एस्ट्राजेनिका, जीएसके, नोवाटिस, फाइजर, पीएनजी। इंडियन प्लेयर्स में अगर मैं बात करूँ इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में एल्केम, एरिस्ट्रो, सिप्ला, इंटास, लुपिन। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में अगर जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लिस्टेड भी हैं, वैल्यूएशंस कम आगे चल के बात करेंगे। कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल के जान लेते हैं। अब शायद आपकी नज़रों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे जिसने आपने कहीं या तो ऐड देखा होगा, या फिर आप उन प्रोडक्ट्स को जानते हैं। तो आप उन्हीं उसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, मैनकाइंड। तो मैनकाइंड के प्रोडक्ट्स में अगर फेमस प्रोडक्ट में एक्ने स्टार काफ़ी बड़ा है। देन गैसोफास्ट एंड और भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आप पहचान गए होंगे कंपनी को, व्हाट डज मैनकाइंड डू। देन गैसोफास्ट एक फिफ्थ कंपनी क्या है, लीडर है अपने सेगमेंट में। जहाँ भी जाते हैं टॉप पे पहुँच जाते हैं, टॉप 5, टॉप 10, टॉप फर्स्ट सेकंड पे। तो गैसोफास्ट में कंपनी फिफ्थ रैंक पे है। एक्ने स्टार में कंपनी का 13% मार्केट शेयर है, सेकंड लार्जेस्ट है। एंड देन अगर आप लोग देखेंगे स्मॉल एज बच्चों को भी स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, एक्ने हो जाता है, तो एक्ने स्टार ने काफ़ी अच्छा गेन किया मार्केट शेयर। इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दैट कैन चेंज ऑल्सो। देन हेल्थ ओके इज फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ मल्टीविटामिन कैटेगरी, एंड बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें कंपनी लीडर है। देन कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियोवैस्कुलर, तो कम जहाँ पर इंडस्ट्री, तो ये सेगमेंट्स है इसके, एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रो। देन जहाँ इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो इंडस्ट्री का फार्मा का ग्रोथ रेट वर्सेस मैनकाइंड का ग्रोथ रेट आप देखोगे कई सेगमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो कार्डियोवैस्कुलर जहाँ 11% से ग्रो कर रहा था, वहीं पर मैनकाइंड का ग्रोथ कार्डियोवैस्कुलर सेगमेंट में 16% है। एंटी डायबिटिक में 8 की जगह 16% ग्रो करे। रेस्पिरेटरी सेगमेंट 11 की जगह 15। तो कई कई सेगमेंट्स में मैनकाइंड हैज ग्रोन एट अ वेरी फास्टर रेट देन द इंडस्ट्री। तो बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जैसे कि आप देखते हो कोई भी मूवी में एक हीरो का रोल बहुत होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का रोल काफ़ी बड़ा होता है एक उसकी ग्रैंड सक्सेस के लिए। तो बोर्ड मेंबर्स में का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के चेयरमैन एंड डब्ल्यूटीडी हैं होल टाइम डायरेक्टर रमेश जुनेजा जी। राजीव जुनेजा जी हैं वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। शीतल अरोड़ा जी हैं सीईओ एंड डब्ल्यूटीडी।
तो इनका की रोल है एक कंपनी को फ्रॉम अ स्टार्टअप, बहुत छोटी साइज की कंपनी, अगर मैं बात करूं कि फ्रॉम अ कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट ने एक विजन, तो अगर सर के बारे में आपको इंस्पिरेशन स्टोरी भी देखनी चाहिए कि कहाँ से एक स्मॉल मिड साइज की मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास एमआरस होते हैं जो कि मेडिकल स्टोर्स के बाहर है, तो उनमें बैठे रहते हैं, तो सर ने नोज द एंटायर सप्लाई चेन कि कैसे कैसे बिजनेस होता है, कि उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक पहुंचना। तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशन, एक पैशनेट प्लेयर हैं जिनको एंड टू एंड सारी नॉलेज है अपनी इंडस्ट्री की। उन्हें स्मॉल, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल 5 करोड़ कंपनी, 1 करोड़, 5 करोड़ कंपनी, देन 100 करोड़, 500 करोड़, आज की डेट में 5,000 करोड़ और 7500 करोड़ से ऊपर का कंपनी का टर्नओवर है। कैश रेट कंपनी है, कंपनी के पास नेट कोई डेट नहीं है। तो दैट्स अ वेरी इंस्पिरेशन कि ऐसा नहीं है कि आपको खाली डिग्री की ही ज़रूरत है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बट अगर आपके पास विजन है, पैशन है, एक चीज़ को हासिल करने की तमन्ना है, तब भी आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो आईपीओ साइज है 4,300 करोड़ का, कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, जहां पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं और जिनके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। देन कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन में कोई भी अमाउंट नहीं लग रहा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। देन कंपनी के पास म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी हैवी बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस 360 करोड़ का है, अदर बैंक बैलेंस 92 करोड़, म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड्स भी है कंपनी के पास। हम बात करेंगे कौन कौन से डेट म्यूचुअल फंड है जो कंपनी में अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो जैसे कॉर्पोरेट डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, वैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी अपने डेट फंड के पोर्टफोलियो रख सकता है। देन प्रमोटिंग शेयर होल्डर्स में राजेश जुनेजा जी, राजीव जुनेजा, शीतल उड़ा, केन हिल्स एंड बीच एंड इस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो कि 4 करोड़ शेयर्स के आसपास ऑफलोड कर रहे हैं। 4 करोड़ शेयर्स इंटू 1,080 रुपये के आसपास 4,326 करोड़ का ऑफर साइज है। कंपनी के पास 25 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं एज ऑफ दिसंबर 22। दिन 4,000 मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल्स हैं। R&D काफ़ी की रोल प्ले करता है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो कंपनी के पास 4 से ज़्यादा R&D लैब्स हैं, इंस्टॉल कैपेसिटी 4.42 बिलियन यूनिट्स हैं। नो डाउट कि यूटिलाइजेशन अभी कम है, जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ज़्यादा जाएंगी। मतलब कहने का मतलब मैं बोलता हूँ, आपने एक मशीन लगाई जो कि 1 लाख यूनिट्स का उसका कैपेसिटी है, बट अगर आप 20,000 पे चला रहे होगे तो शायद आपकी कॉस्टिंग में या आपको बिकॉज डिप्रिशिएशन आपको हायर लग रहा है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, आपकी लगनी ही लगनी है, तो उसकी वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कम आती हैं। तो कंपनीज जनरली क्या है 65-70% के आसपास एफिशिएंसीज पे ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करती हैं। फाइनेंशियल पोजीशन से बात करूंगा, आप जिन नंबर्स पे देखेंगे आपको मेजॉरिटी आपको ग्रोथ दिखेगा। नेट वर्थ में ग्रोथ है, जहां पर 3,400 करोड़ का नेटवर्थ था 2020 में, आज की डेट में कंपनी का नेटवर्थ हैज ऑलमोस्ट डबल टू 7,100 करोड़ एज ऑफ दिसंबर 22। रेवेन्यू 5,900 करोड़ था 2020 में, मार्च 22 में इसका रेवेन्यू 7,500 से 7,900 करोड़ के बीच में है। देन ये 9 मंथ्स के फिगर्स है तो 6,700 करोड़। EPS हैज ग्रोन फ्रॉम 25 टू 35। EPS में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। मार्जिन कंपनी ने मेंटेन करे नियर अबाउट 24 to 25%। एक डिप आया था 3% मार्जिन का बिकॉज ऑफ कोविड एंड बाकी इश्यूज की वजह से। एंड नंबर्स अगर मैं देखूंगा, ट्रेंड अगर हम देखेंगे, काफ़ी अप ट्रेंडिंग ट्रेंड है कंपनी के रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट का। 3,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच में नेटवर्थ बढ़ गए, एंड सेम नेट प्रॉफिट भी 1,000 करोड़ से 1,452 करोड़ हो गया था मार्च 22 में। देन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, कंपनी के पास अच्छे काफ़ी पोर्टफोलियो है डेट म्यूचुअल फंड्स में। डेट म्यूचुअल फंड एक पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज आज की डेट में अगर आप भी पैसा डालने जाएंगे सेविंग बैंक में आपको 2-3% का ब्याज है, बट उससे बेटर में आपको जो एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है का, तो वो एक डेट म्यूचुअल फंड अच्छी कैटेगरी है। कंपनी ने कोटक, IDFC, टाटा, निप्पॉन, आदित्य बिरला जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रखा है। किस किस टाइप की कैटेगरीज में रख रखा है अगर मैं बात करूंगा, डेट म्यूचुअल फंड्स में होते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड, मनी मार्केट फंड, बेसिस ड्यूरेशन वाइज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। तो कंपनी ने मेजॉरिटी इन सारी कैटेगरीज में निवेश कर रखा है, बैंकिंग, PSU, डेट फंड। तो कॉर्पोरेट के साथ साथ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उनके टाइम हॉराइजन, रिस्क रिटर्न वाइज ये डिपेंड करता है कि अपने को कौन से उसमें डालना चाहिए। तो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट दी एक्सपर्ट्स कि आपके लिए कौन सा दी बेस्ट ऑप्शन है। देन ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट
2017 से 2022 तक 5.4% से ग्रो किया था। आगे भी जैसे कंपनी ने आरएसपी में बोला है कि अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रीज़न क्या है कि नई हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, इनोवेशंस चल रहे हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि एक बेटर हेल्थ केयर उनका रहे। और जैसे जीडीपी बढ़ेगा, लोग की इनकम बढ़ेगी, लोग के फार्मा के ऊपर स्पेंडिंग का अमाउंट भी बढ़ेगा, बिकॉज वो चाहेंगे कि मेरा और बेटर इलाज हो। देन अगर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएस, आप कंपैरिजन करते हैं यूएस के, आप बोलते हैं कि यूएस में फार्मास्यूटिकल बहुत अच्छा है, यूएस में टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, हेल्थ केयर अच्छा है। तो आज की डेट में प्रैक्टिकली जानते हैं हुआ ऐसा हुआ है क्यों। अगर आप देखेंगे करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, एक सीएचई एक फैक्टर होता है, करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी में बोलता हूँ इंडिया की 3 लाख $3 ट्रिलियन के आसपास है, यूएस का जीपी अगर हम एज्यूम करते हैं $25 ट्रिलियन के आसपास है, तो उनका 16% पैसा जीडीपी का आपका हेल्थ केयर स्पेंडिंग में लग रहा है, वर्सेस हमारा खाली 3% ही लग रहा है। तो बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पे, मतलब जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतनी ज़्यादा बेटर स्पेंडिंग होगी, उतनी ज़्यादा बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी, आपको उतना अच्छा इलाज मिलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन उतना बेटर होगा। तो इस टाइप से अगर मैं बात करता हूँ, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट 2012 से 2020 तक 10.8% से ग्रो करा है। आगे भी कंपनी के एस्टिमेट्स हैं कि अच्छा फार्मास्यूटिकल ग्रोथ होना चाहिए। उसके अगर मैं कुछ पॉइंटर्स बता देता हूँ कैसा होना चाहिए, कि इंडिया भी प्लान कर रहा है अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का। डिमांड फर्दर इंक्रीज होगी कि जैसे अर्बन से लोग, रूरल से अर्बन शहरों में लोग जाएंगे, हायर इनकम होंगे, जीडीपी बढ़ेगा, लोग के पास पैसा, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, तो लोग अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे। जितनी नई आर सेटअप होंगे, आर लैब सेटअप होंगे, उतने नए इनोवेशंस आएंगे। एपीआईज भी होगा, जैसे डिवीज लैब जो है, एपीआई में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में एपीआई में काफ़ी बड़ा मार्केट लीडर है। डिवीज लैब भी एक लिस्टेड कंपनी है। तो हेल्थ केयर में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म हॉराइजन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी की स्ट्रेंथ जान लेते हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है। एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के बोलते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, अलग अलग डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो ऐसे कंपनी के पास भी डाइवर्सिफाइड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पोर्टफोलियो है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 12,000 से ज़्यादा कंपनी के पास स्टॉकिस्ट हैं, 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। ये जहाँ भी एंटर करते हैं उनमें नंबर वन करने की कोशिश करते हैं कि मैं टॉप 5 टॉप 10 की लीडरशिप पोजीशन में रहूँ। कंपनी का सेल्स भी 1.2 1.3 टाइम्स ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज ग्रो कर रहा है ओवर द पीरियड। देन सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं अपनी फील्ड में। अगर हम रेड फ्लैग्स की बात करें, रिस्क की बात करें, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस पे ट्रेड करती है। अगर कंपनी ने क्वालिटी को कंप्लाई नहीं करा, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करे, एक एनपीपीआई पॉलिसी होता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी होता है, प्राइसिंग पॉलिसी, की कंपनी इतना इतना से ज़्यादा ड्रग से प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर सकती। पहले यूएस में भी ऐसा हुआ था 2015 के से 18 के बीच में, या उसी टाइम पीरियड के आसपास, कि यूएस कंपनीज के ऊपर ड्रग की प्राइसिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी कि आपको ज़्यादा ड्रग के प्राइसेस नहीं इंक्रीज करने, तो वो उसका कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। देन अपने पास एडिक्वेट इंश्योरेंसेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अंडर इंश्योर्ड हैं तो अपने पास उससे ज़्यादा अपने को लॉसेज आ जाए। हमें कंपनी का मेजॉरिटी जो सेल्स है वो डोमेस्टिक सेल्स है, तो कंपनी के अपने को डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए अमंग्स डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। एंड कंपनी सेल्स लेड मॉडल, रिप्रेजेंटेटिव लेड मॉडल में डील करती है, तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू कंपनी डिफरेंट डिफरेंट नए सेगमेंट्स में भी एंटर करे। देन एंकर इन्वेस्टर एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। एंकर बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने इसमें, और बड़े एंकर्स ने इसमें पैसा डाला है। जिस लाइक कुछ मैं बात करूंगा कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, कनाडा पेंशन फंड, एचडीएफसी इंडिया में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस, कोटक। देन बाहर के प्लेयर्स में आपका फिडिलिटी, मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक। इंडियंस में आपका मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन, इन सब ने इसमें निवेश किया है या निवेश के लिए अप्लाई किया। तो इसमें कोटा भी लिखा है, किसी ने 10 करोड़ 50 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करा है। देन हेल्थ केयर फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड्स में एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल फार्मास्यूटिकल अपॉर्चुनिटीज़ फंड में निवेश करा है। मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि हमारा रिस्क एपेटाइट और फंड का रिस्क एपेटाइट बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें जस्ट दूसरों का इन्वेस्टमेंट कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड वाइज ही निवेश करना चाहिए। देन वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन की बात में हम देखते हैं सस्ता है महंगा है। हम घर खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं 1 करोड़ का सस्ता है महंगा है, या 2 से 1.5 करोड़ का, कि क्या वैल्यूएशन है, किस लोकेशन पे है वो वाली प्रॉपर्टी, कहाँ वैल्यू करती है,
दूसरा जो इसके नेक्स्ट वाली सोसाइटी है उसमें क्या रेट है, उस अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं। ऐसे स्टॉक्स के केस में भी वैल्यू निकालेंगे कि मैनकाइंड फार्मा जो बाकी जो हाईएस्ट और पी लोएस्ट पी मल्टीपल है, हाईएस्ट पी मल्टीपल इंडस्ट्री का 71, लोएस्ट पी मल्टीपल इंडस्ट्री का 10, इंडस्ट्री का एवरेज है 40 के आसपास। तो हाईएस्ट है 71, लोएस्ट है 10, तो एवरेज आया अपना 40 का मल्टीपल। मैनकाइंड कितने पे अवेलेबल है, मैनकाइंड है कंसिडरिंग 1080 रुपीज़ इन एम पी प्राइस, EPS 35 का, तो P 30 का रेशियो पे अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूंगा कि लिस्टेड प्लेयर्स जो हैं, लिस्टेड प्लेयर्स अगर मैं कंपनी जो है 20% 15-20% IPO को और सस्ता लेके आती तो इसके वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव होते रिटेल निवेशकों के लिए। बिकॉज कंपनी और प्रमोटर से मैं ये भी बोलना चाहूँगा अपने इसके थ्रू कि उनको भी IPO प्राइसिंग के लिए रिटेल निवेशकों के लिए वैल्यू रखनी चाहिए। क्योंकि सिप्ला अगर मैं बात करता हूँ, एल्केम, सिप्ला और एल्केम जो कि एक लिस्टेड प्लेयर है, ये एक बेटर वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो कंपनी यहाँ से कुछ और वैल्यूएशन छोड़ सकती थी इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी NAV पर शेयर है 153 रुपीज़। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी के अच्छे हैं, सस्टेनेबल है जनरली, अगर हमने पहले भी बात करी थी। और कंपनी का 7,500 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू, अगर बाकी कंपनीज का 10,000 20,000 40 करोड़ का भी रेवेन्यू है। क्या क्या अच्छा है कि कंपनी बहुत एग्रेसिव ग्रो फोकस्ड है क्रॉनिक मार्केट में। इंडियन क्रॉनिक मार्केट में अगर मैनकाइंड जो है 1.4 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करी थी, कम क्रॉनिक सेगमेंट में कंपनी को जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी ग्रैब्स कर लेती है। क्रॉनिक में 34% के आसपास कंपनी का सेल आता है, जो कि कार्डियोलॉजी और रेस्पिरेटरी का सिस्टम है। हाई कैश रिच कंपनी है, गुड प्रॉफिट्स रिपोर्ट करे हैं। और देन पॉजिटिव क्या है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन है, बिजनेस लीडर है अपने सेगमेंट में, नेट डेट फ्री कंपनी है, हाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मैंने आपको बताया कंपनी के पास 700-800 करोड़ के पास, तो डेट म्यूचुअल फंड नहीं है, हाई ग्रोथ कंपनी है, वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस कंपनी ने एक ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर भी कंपनी ने पेनिसिया बायोटेक का कुछ एक्विजिशन किया था। एंड GMP की इज ट्रेडिंग एट नियर अबाउट 80 to 100 रुपीज़। बट ये खाली एक फैक्टर नहीं होता इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, आपको कंपनी का रिस्क और अपना रिटर्न एपेटाइट देखना चाहिए और कंपनी के फंडामेंटल्स के बाद ही निवेश करना चाहिए, कि दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। तो वेल्थ के लिए कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, इक्विटी, डेट, गोल्ड, हाइब्रिड, इस टाइप के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में। और आपको एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि कौन कौन से अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एक निवेश कर सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम पॉइंट ऑफ व्यू बिग इंस्टीट्यूशंस हैव इन्वेस्टेड इन द stock, and from a longer point of view it can be a good company, but depends on your risk return appetite कि आपका risk time horizon क्या है। And I think for more such good investing updates you can reach out to us। and अगर आपको कोई और भी टॉपिक समझना है, या if you want some more details on any another topic or you need some investing updates, और आपको किसी चीज़ के ऊपर पूछना है कि क्या बेटर है, then you can definitely contact us and do follow the channel, and to open mutual fund account and all, and to start investing you can click on the link in captions। I think that's all from my side. Thanks for watching. Bye.